इस वीडियो में हम कुछ अनिश्चित समांगों के गुणों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। अभी ये इनडेफिनिट इंटीग्रल कहाँ से आ गया, इसको हम समझ लेते हैं, फिर हम जाके समाकलन के इस विशेष प्रकार के समाकलन के गुणों के हम चर्चा। इसके लिए हम यहाँ समझते हैं, यदि कोई फलन f(x) है और इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, इंटीग्रल ऑफ फंक्शन f(x) विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल। या फिर अनिश्चित समाकलन। और यदि इसी फलन के लिए हम समाकलन ज्ञात करते वक्त एक लिमिट इसके लिए फिट कर देते हैं, जैसे मिनिमम x का वैल्यू a और मैक्सिमम x का वैल्यू b हो, उसके बाद इंटीग्रल क्या होगा f(x) का, या इंटीग्रल का वैल्यू क्या होगा f(x) का, इस तरह के इंटीग्रल को हम बोलते हैं निश्चित समाकलन अथवा डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट और इनडेफिनिट इंटीग्रल में यही अंतर होता है। यहाँ डेफिनिट इंटीग्रल में लिमिट होता है, सीमाएं परिबद्ध होती हैं, सीमाओं के बीच में घिरा होता है। ये डेफिनिट इंटीग्रल सीमाओं के बीच घिरा होता है और इनडेफिनिट इंटीग्रल के लिए कोई सीमा नहीं होता है। इस पर हम विशेष चर्चा जब डेफिनिट इंटीग्रल पढ़ेंगे तो वहाँ हम डेफिनिट इंटीग्रल क्यों है, ये किस प्रकार ये सीमा आता है, या ये सीमाएं क्यों रखी जाती है, सीमा को रखने से क्या होता है, या समाकलनों का जब अनुप्रयोग करेंगे तो वहाँ भी हम इसको विशेष रूप से समझेंगे, है ना, कि डेफिनिट इंटीग्रल से किसी वक्र द्वारा निश्चित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम ऐसा करते हैं, वहाँ हम ये चीज़ समझेंगे। फिलहाल आप अगर अंतर की बात है तो फिलहाल आप ये देख के अंदर स्पष्ट कर सकते हैं कि यहाँ कोई लिमिट नहीं है, इसलिए इसको इनडेफिनिट इंटीग्रल के नाम से जानेंगे। यहाँ लिमिट है इसलिए इसको डेफिनिट इंटीग्रल के नाम से जानेंगे, या फिर निश्चित समाकलन के नाम से। इस डिस्कशन के बाद अब आप ये समझ गए होंगे कि डेफिनिट और इनडेफिनिट इंटीग्रल के बीच क्या फ़र्क होता है। यहाँ हम इनडेफिनिट इंटीग्रल के कुछ प्रॉपर्टीज़ की चर्चा करेंगे। जैसे प्रॉपर्टीज नंबर जो फर्स्ट है वो ये कहता है कि समाकलन और अवकलन एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। ये आप जानते ही हैं कि ये समाकलन या फिर अवकलन का ये बेसिक रिलेशन है, या फिर ये समझ लीजिए कि समाकलन और अवकलन के बीच ये एक आधारभूत संबंध है। तो हम ये कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन एंड differentiation are inverse of each other। मतलब कि समाकलन और अवकलन की जो प्रक्रिया होती है वो एक दूसरे की व्युत्क्रम होती है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। जैसे कि पहला, जैसे कि कोई फलन f(x) है और इसका यदि हम इंटीग्रल फाइंड आउट करें x के रिस्पेक्ट में और फिर इसका डिफरेंशिएशन करें x के रिस्पेक्ट में, या इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, तो पुनः यही फलन हमें प्राप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये ठीक वैसे ही है जैसे मान लीजिए कि 2 × 3 = 6 और 6 को पुनः गुणनखंड की प्रक्रिया द्वारा हम चाहें तो लिख सकते हैं 2 × 3। तो ये प्रक्रिया जो है मल्टीप्लिकेशन कहलाता है, और ये प्रक्रिया जो है 6 से फिर वापस 2 × 3 तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो गुणा की विपरीत प्रक्रिया है गुणनखंड, वैसे ही इंटीग्रेशन की विपरीत प्रक्रिया है डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन की विपरीत प्रक्रिया है इंटीग्रेशन, है ना। यानी कि किसी भी एक नंबर या फिर किसी फंक्शन पर लेकर के अगर ये दोनों प्रक्रियाएं करें तो पहली प्रक्रिया करने के बाद अगर हम प्राप्त संख्या का उसके इन्वर्स अगर प्रक्रिया या प्रोसेस व्युत्क्रम प्रोसेस कर दें तो फिर हमें मूल संख्या या फिर मूल फलन प्राप्त हो जाएगा, है ना। यहाँ भी कुछ ऐसे ही है, एक फलन है f(x)
और इसका हमने इंटीग्रेशन किया हुआ है x के सापेक्ष या x के रिस्पेक्ट में, और इंटीग्रेशन करने के बाद पुनः इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में। ये दोनों ही प्रक्रियाएं करने के बाद फिर से हमें वही फलन, मूल फलन या रूट फलन हमें प्राप्त हो जाता है, रूट फंक्शन हमें प्राप्त हो जाता है। अभी इसको एक उदाहरण से और समझ सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स में इकलौती ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक का उल्टा दूसरा होता है या एक का विपरीत दूसरा होता है या फिर एक का व्युत्क्रम दूसरा होता है। ऐसे बहुत सारी प्रक्रियाएं हमने सीखी हैं, जैसे घोड़ा और गुणनखंड, जैसे वर्ग वर्गमूल। जैसे मान लीजिए कि 6 का वर्ग कर दिया स्क्वायर, स्क्वायर क्या 36 आ जाएगा, और 36 का अगर हम स्क्वायर रूट कर देते हैं तो पुनः हमें 6 प्राप्त हो जाएगा। 6 का स्क्वायर किया 36 हुआ, 36 का स्क्वायर रूट किया फिर से 6 प्राप्त हो गया। यानी इस प्रोसेस को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 6 पावर 2 और स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 6। बात समझ रहे हैं कि हमने 6 लिया, 6 का वर्ग किया और वर्गमूल निकाला, फिर हमें 6 ही प्राप्त हो गया। ठीक ये वैसी ही प्रक्रिया है। हमने फंक्शन f(x) का इंटीग्रल किया और फिर उसका डिफरेंशिएशन कर दिया, जिससे हमें फिर से फंक्शन प्राप्त हो गया। तो इस तरह के सेंस में इस प्रॉपर्टीज़ को या इस प्रॉपर्टीज़ की स्टेटमेंट को लेंगे। अभी दूसरा जो केस है उसमें आप कोई फंक्शन f(x) लें प्लस c लें और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लें पहले x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर इसका इंटीग्रल कर लें या फिर इंटीग्रेशन कर लें। प्रक्रिया का नाम इंटीग्रेशन हो जाएगा और प्रक्रिया करने के बाद जो हमें प्राप्त फलन होता है वो इसका इंटीग्रल कहलाता है दिए हुए फंक्शन का। तो फिर से इसका इंटीग्रेशन करने के बाद जो इसका इंटीग्रल प्राप्त होगा वो हो जाएगा f(x) + c, पुनः प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो यहाँ आप इन दोनों में थोड़ा बहुत मूलचूल परिवर्तन ये देख रहे होंगे कि फर्स्ट प्रोसेस में या फर्स्ट केस में, केस नंबर 1 जो है उसमें कोई फंक्शन f(x) लिया, पहले उसका इंटीग्रेशन किया या फिर उसका इंटीग्रल फाइंड आउट किया, इंटीग्रल करने के बाद हमने उसका डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें फिर से वो फंक्शन प्राप्त हो गया। दूसरे केस में आप ये देख रहे हैं कि फंक्शन जो लिया उसमें एक कॉन्स्टेंट भी ले लिया हमने, है ना, और पहले उसका डिफरेंशिएशन किया, पहले इंटीग्रेशन किया और इसमें जो है डिफरेंशिएशन किया। यहाँ देख रहे हैं पहले डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम फर्स्ट टाइम और फिर सेकंड टाइम में हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन करने के बाद से हमें इतना प्राप्त हो जाएगा, यानी जो हमने लिया था वही हमें पुनः मिल जाएगा, है ना। तो ये इन दो सेंस में, इन दो केस में अगर आप पहले इंटीग्रेशन करते हैं तो फिर आपको वो कांस्टेंट नहीं प्राप्त होगा। यहाँ कोई कांस्टेंट लेते हैं तो नहीं प्राप्त होगा, है ना। मतलब अगर आप पहले इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको बस ये इस फलन की ज़रूरत है और फिर आप डिफरेंशिएशन कर लीजिए, फिर से आपको ये फलन प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको पहले डिफरेंशिएशन करना है तो इस फलन के साथ आपको एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तभी जाके इंटीग्रेशन के बाद आपको ये मूल या फिर रूट फंक्शन प्राप्त हो पाएगा, है ना। तो इन दो सेंस में ये प्रॉपर्टी लागू होता है या इन दो सेंस में ये प्रॉपर्टी कहा गया है, ठीक है। एनसीईआरटी का बुक देखेंगे तो उसमें आपको ये शब्द मिलेगा यहाँ के बाद से कि द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर इन द सेंस ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट। यहाँ आपको आगे शब्द मिलेगा इन द सेंस ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट। तो उसका ये दो केस बनता है, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि आप ये समझ गए होंगे जो पहला प्रॉपर्टी है। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल से भी समझने का इसको प्रयास करते हैं। इन दोनों ही केस के लिए हम एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे पहले केस के लिए एक फंक्शन है f(x) = x⁴ और इसका हम सबसे पहले इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ f(x) करते हैं तो यहाँ होगा इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि f(x) का वैल्यू कितना x⁴ है। इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ हमें इंटीग्रल प्राप्त होता है 1/2 + 1 पावर इंक्रीज होता है तो यहाँ पावर में 2 + 1 दे देंगे और यहाँ एक कांस्टेंट c लग जाता है तो c लिख देते हैं। ऐसा करने के बाद हमें प्राप्त हुआ क्या 1/3 x⁴ + c। अभी इसका हमें डिफरेंशिएशन भी करना है तो हम इंटीग्रल ऑफ फंक्शन f(x) विद रिस्पेक्ट टू x का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, यानी डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल ऑफ इंटीग्रल ऑफ फंक्शन f(x) विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो इसका अब ये जो है इसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हमें डेरिवेटिव जो प्राप्त होगा वो कितना होगा 1/3 x⁴ + c
का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल प्राप्त होगा क्या, 1/3 रह जाएगा, पावर 3 मल्टीप्लाई में आ जाता है डिफरेंशिएशन में, और x पावर 2 कर लेते हैं, एक घात घटा के लिख लेते हैं, और c का x के सापेक्ष, c एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का x के सापेक्ष अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो प्लस में हम यहाँ चाहें तो 0 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हुआ, x वन टाइम में 1 1 जार 1, x पावर 2 हो जाएगा, और प्लस 0 छोड़ देंगे। प्लस 0 का मतलब कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर ही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 0 जो ऐड करते हैं तो एक्स स्क्वायर हुआ। फिर से हम क्या देख रहे हैं कि हमें एक्स स्क्वायर प्राप्त हो चुका है, यानी कि एक्स स्क्वायर का मतलब कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स। तो किसी फलन का इंटीग्रेशन करके और फिर उसका डिफरेंशिएशन करें तो हमें वो फलन प्राप्त होगा जिसका हमने इंटीग्रेशन और फिर डिफरेंशिएशन किया था, और यहाँ आप देख रहे हैं प्राप्त हो भी रहा है। तो ये पहले केस के लिए है जो कि हमने यहाँ आपको बताया। अब सेकंड केस के लिए हमें यहाँ जो एग्जाम्पल चुनना है वो कुछ इस प्रकार से, या जो फंक्शन चुनना है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 2 प्लस मान लीजिए 5 यहाँ लिख लेते हैं, 5 6 2 कोई भी कांस्टेंट यहाँ लिख सकते हैं, तो एक कांस्टेंट 5 चुन लेते हैं। और फिर से हम यहाँ अब क्या 5 चुनते हैं, हम यहाँ एक स्वेक्स चर चुन लेते हैं c, ठीक है, कोई पर्टिकुलर कोई विशेष स्पेशल नंबर ना चुन करके एक जनरल कोई कांस्टेंट लिख लेते हैं, तो जनरल कांस्टेंट c से शो कर लेते हैं। अभी हमें इसका क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, दोनों ही पदों का अलग अलग डिफरेंशिएशन होता है डिफरेंशिएशन के प्रॉपर्टी से, तो इसका अलग होगा, इसका होगा तो 2x पावर 1 हो जाएगा, 1 लिखते नहीं है, ये 2 मल्टीप्लाई में आ जाता है, 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 1 पावर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं चर के घात से, चर के पावर से, या पहले से जानते हैं, और चर का जो डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट वो कितना होगा, 0 होगा, तो इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगा 2x। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका भी डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे, इस साइड का भी, तो इस साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा 2, ये कांस्टेंट है, ये पहले से ही बाहर आ जाता है, और फिर 1 बाई एक्स पे जो पावर होता है वो पावर और प्लस 1 इंक्रीज कर देते हैं, और यहाँ लिखते हैं x पावर 1 प्लस 1, और प्लस एक कांस्टेंट लगता है इंटीग्रेशन के लिए जिसको इंटीग्रल कांस्टेंट कहा जाता है। अभी यहाँ 1 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 से 2, x पावर कितना हो जाएगा 2, और प्लस कितना हो जाएगा c। आप ये देख रहे होंगे x पावर 2 प्लस c इज इक्वल टू एफ ऑफ x, तो यहाँ हमारा फलन हो गया एफ ऑफ x। तो ये दूसरे केस के लिए हमने एग्जाम्पल के तौर पे देखा कि हमारा जो एफ एक्स प्लस सी है वो फिर से हमें वो प्राप्त हो जाता है ना। एक्स प्लस सी का कहने का मतलब कि फंक्शन और प्लस वो कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ फंक्शन और कांस्टेंट को एफ ऑफ एक्स से प्रदर्शित किया हुआ है। तो ये दोनों ही केस आपको समझ में आ गए होंगे कि फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या कहता है। ये दो सेंस में, दो अलग अलग सेंस में एक ही अर्थ निकाला जाता है, मतलब निकाला जाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी कुछ इस प्रकार है, टू indefinite integral with same derivative lead to same family of curves so they are equivalent। सेकेंड प्रॉपर्टीज ऐसा है कि टू इंडेफिनिट इंटीग्रल विद द सेम डेरिवेटिव, यदि दो इंटीग्रल है, दो अनिश्चित समाकलन जिनके डेरिवेटिव समान है, मतलब कहने का मतलब ये है कि समाकलन हम किसका करेंगे, किसी ना किसी फलन का ही करेंगे। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये कोई दो फलन होंगे, दो फलन के समाकलन कर लेते हैं, तो इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स और इंटीग्रल ऑफ फंक्शन जी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये दोनों ही बराबर होंगे यदि इनके डेरिवेटिव सेम हों। फंक्शन जी ऑफ एक्स, तो दोनों का इंटीग्रल करते हैं एक्स के सापेक्ष या एक्स के रिस्पेक्ट में, तो टू इंडेफिनिट इंटीग्रल विद द सेम डेरिवेटिव, अब इनका डेरिवेटिव भी कर लेते हैं। तो डेरिवेटिव करने से ये लीड टू सेम फैमिली ऑफ कर्व, ये बताते हैं कि ये दोनों ही कर्व यानी एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ये दोनों ही सेम फैमिली के हैं, सेम फैमिली के कर्व हैं।
ये दोनों ही सेम फैमिली के कर्व हैं। अब सेम फैमिली के कर्व क्या होते हैं उसको पहले समझ लेते हैं, तो ये प्रोसेस फिर समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये पहला फलन है। दूसरा फलन एफ ऑफ एक्स ही है, मतलब इन दोनों के बीच रिलेशन सेम है, बस यहाँ कुछ थोड़े मोड़े परिवर्तन के साथ, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। तो ये दोनों ही सेम फैमिली के कर्व कहलाएंगे, क्योंकि इसमें केवल परिवर्तन या केवल डिफरेंस, इनमें केवल डिफरेंस कांस्टेंट का है, बाकी ये सेम है। तो इसलिए हम इनको जो है सेम फैमिली के कर्व बोलेंगे, इन दोनों ही कर्व को। ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जितने भी कर्व होंगे सब सेम फैमिली के कर्व होंगे। ऐसे कुछ और कर्व ले सकते हैं, एक्स पावर 3 प्लस, मान लीजिए एक्स पावर 3 प्लस 3 हो गया, और एक्स पावर 3 प्लस 7 हो गया। ये अगर मान लीजिए फंक्शन जी ऑफ एक्स है और ये भी फंक्शन जी ऑफ एक्स है, ये 1 पहला, ये दूसरा फलन है, तो ये दोनों ही सेम फैमिली के कर्व हैं, क्योंकि इनमें केवल कांस्टेंट का फ़र्क है। तो आप समझ गए सेम फैमिली के कर्व क्या कहलाते हैं। मतलब ऐसे फंक्शंस जिनके वेरिएबल पार्ट सेम हो, बस कांस्टेंट पार्ट अलग अलग हों, या कांस्टेंट पार्ट डिफरेंट हों, या कांस्टेंट पार्ट में कुछ ना कुछ अंतर हो, तो इस तरह के कर्व को, इस तरह के फंक्शन को हम सेम फैमिली के कर्व वाले फंक्शन। तो सेम फैमिली ऑफ कर्व क्या होता है ये हमने यहाँ समझ लिया। तो हम ये कह रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टीज़ की तरफ एक बार फिर हम अपना रुख करते हैं। फंक्शन एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल करेंगे, इंडेफिनिट इंटीग्रल, जी ऑफ एक्स का इंडेफिनिट इंटीग्रल करेंगे। अगर इन दोनों ही फंक्शनों के इंडेफिनिट इंटीग्रलों के डिफरेंशिएशन या इंटीग्रल के डेरिवेटिव, दोनों ही फलनों के इंडेफिनिट इंटीग्रल के डेरिवेटिव सेम हैं, ऐसा अगर है तो ये दोनों ही फंक्शन इक्विवेलेंट हैं, या दोनों ही कर्व इक्विवेलेंट हैं, दोनों ही कर्व बराबर हैं। बस इनमें परिवर्तन क्या होगा, इनके कांस्टेंट का, जैसा कि मैंने अभी बताया कि इनके कांस्टेंट का परिवर्तन होगा और कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसे फंक्शन इक्विवेलेंट कहलाते हैं, है ना। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3 पर डिस्कस करेंगे। इसमें फंक्शन एफ ऑफ एक्स और फंक्शन जी ऑफ एक्स, अगर दो फंक्शन के योग के रूप में कोई फंक्शन है ना, या फिर अंतर के रूप में फंक्शन है, और इन दोनों ही फंक्शनों का हमें इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो जो इसका इंटीग्रेशन होगा हम सेपरेटली इनका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो भी ये इनके बराबर होगा। यानी कि दो फंक्शनों को ऐड करेंगे, ऐड करके फिर इनका इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे या फिर इनका इंटीग्रेशन करेंगे, तो उतना ही जितना कि इनके सेपरेटली इंटीग्रल के वैल्यू होंगे। एक बार मैं रिपीट कर दूं, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग फंक्शन एफ ऑफ एक्स और फंक्शन जी ऑफ एक्स, कोई दो फंक्शन है, उनको जोड़ लिया जाए, यानी उनका सम कर लिया जाए, और या फिर उनका डिफरेंस कर लिया जाए, उनका डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया जाए, या उनका समेशन फाइंड आउट कर लिया जाए। मतलब योग और अंतर करने के बाद, अभी फिलहाल हम योग पे समझ लेते हैं, फिर अंतर पे हम समझ लेंगे। तो कोई दो फलनों के योग करने के बाद उनका इंडेफिनिट इंटीग्रल फाइंड आउट किया जाए वो, और उनके सेपरेट इंटीग्रल फाइंड आउट करके और फिर ऐड किया जाए, वो दोनों आपस में इक्वल होंगे, है ना। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लीजिए। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x पावर 2 हो, ऐसा हो। दोनों ही फलनों को पहले जोड़ लेते हैं, दोनों ही कर्व्स को ऐड कर लेते हैं। दोनों ही फंक्शन को ऐड करने के बाद हमें प्राप्त होगा 3x पावर 2। 1 टाइम x पावर 2 है, 2 टाइम x पावर 2 है, 3 टाइम x पावर 2 हो जाएगा। और फिर इनका क्या फाइंड आउट करना है, हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है x के रिस्पेक्ट में, इंडेफिनिट इंटीग्रल जब लेफ्ट हैंड साइड का फाइंड आउट करेंगे तो राइट हैंड साइड का भी करेंगे, राइट हैंड साइड का करेंगे तो कितना आ जाएगा, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वैसे ही बाहर आ जाता है इंटीग्रल से। अभी x पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रल ऑफ x पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू x, 3 ये 2 बाई में आ जाएगा और प्लस 1 ऐड कर लेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंटीग्रेशन, एंड x पावर 2 प्लस 1 पावर इंक्रीज हो जाता है वेरिएबल में, तो 1 पावर इंक्रीज होगा 3/3 x पावर 3, और प्लस में यहाँ एक कांस्टेंट भी लग जाता है, वो भी लिख लेते हैं, प्लस c, 3/3 कैंसिल होगा, x पावर 3 प्लस c होगा। ये हो गया इंटीग्रल ऑफ फंक्शन f ऑफ x प्लस g ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। अभी इनका अगर सेपरेटली अलग अलग इंटीग्रल फाइंड आउट करें और फिर इनको ऐड करें तो देखते हैं क्या इसके बराबर आता है या नहीं आता है। तो यहाँ कर लेते हैं फंक्शन f ऑफ x, इंटीग्रल ऑफ फंक्शन f ऑफ x, इंटीग्रल ऑफ फंक्शन f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1 x पावर 2 प्लस 1 प्लस c1 कर लेते हैं।
यहाँ एक कांस्टेंट होगा इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करने के बाद 1/3 होगा, x पावर 3 होगा प्लस c1 होगा। अभी g ऑफ x का कर लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ फंक्शन g ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2x पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 2/2 यहाँ है और यहाँ हो जाएगा 2 + 1 और x पावर यहाँ कितना हो जाएगा 3। 1 ऐड कर लेते हैं, 1 पावर इंक्रीज कर लेते हैं प्लस c2 यहाँ कर लेंगे, एक कॉन्स्टेंट लगा लेंगे। यहाँ हो जाएगा 2/2 हो जाएगा, x पावर 3 हो जाएगा प्लस c2 हो जाएगा। अभी हमें इन दोनों को ऐड करना है, इनको और इनको ऐड करना है, मैंने दोनों ही फलनों के इंटीग्रल को ऐड करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ फंक्शन f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रल ऑफ फंक्शन g ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, अब हमने लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर लिए तो राइट हैंड साइड भी हमें ऐड करने होंगे। तो 1/3 x पावर 3, 2/3 x पावर 3, 1/3 x पावर 3 प्लस 2/3 x पावर 3। दोनों के डेनोमिनेटर इक्वल हैं, दोनों के गुणांकों के कोएफिशिएंट के, तो 3 लिखेंगे। जब डेनोमिनेटर इक्वल है तो न्यूमरेटर को जो कहते हैं ऐड कर लिया जाता है। तो 1 2 कितना हो जाएगा 3, x पावर कितना लिख लेंगे 3, 3 से 3 कैंसिल, x पावर 3 होगा। यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे, इनको और इनको, तो हमें मिल जाएगा x पावर 3। c1 और प्लस c2 हो जाएगा। c1 और c2 को हम c लिख सकते हैं, दोनों ही कांस्टेंट को एक साथ ऐड कर सकते हैं और ऐड करके यानी कि यहाँ लिख देंगे वेयर c1 प्लस c2 इज इक्वल टू c। तो आप ये देख रहे हैं कि दोनों फलनों को ऐड करके और फिर उनका इंटीग्रल फाइंड आउट किया गया तो उतना ही आ रहा है जितना कि दोनों को सेपरेटली इंटीग्रल करके और फिर दोनों के सेपरेटली इंटीग्रल्स को ऐड किया गया है, वो भी उतना ही आ रहा है। ये दोनों के वैल्यू सेम है, सो हम ये कह सकते हैं सो इंटीग्रल ऑफ फंक्शन f ऑफ x प्लस g ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ फंक्शन f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रल ऑफ फंक्शन g ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। हमने प्रूव कर लिया, दोनों के ही वैल्यू सेम है। मुझे लगता है थर्ड प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई ऐसे बहुत सारे फलन हो तो इन सारे फलनों का अलग अलग भी हम एक एक करके सेपरेटली इंटीग्रल फाइंड आउट करके भी फिर इनके बीच में जो पॉजिटिव साइन हो या फिर नेगेटिव साइन हो, मतलब एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो, मतलब इनके बीच योग का चिन्ह हो या फिर घटाने का चिन्ह हो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर यहाँ माइनस होता तो हम यहाँ माइनस लगाते, यहाँ प्लस है तो प्लस लिख रहे हैं। तो इसका उपयोग हम करेंगे कैसे, जैसे कि फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x पावर 3 प्लस 2x प्लस 5। अभी हमें इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ x³ प्लस 2x प्लस 5 विद रिस्पेक्ट टू x को हम अलग अलग सेपरेटली भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ इंटीग्रल ऑफ x पावर 3 विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रल ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रल ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसा हम सेपरेटली भी करेंगे तो भी वही होगा। मतलब यहाँ एक तरह से हम ये कह लेंगे कि इंटीग्रल का डिस्ट्रीब्यूशन हो जा रहा है, इन सभी पदों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, इसका भी इंटीग्रल, इसका भी सभी पदों का इंटीग्रल। अभी इसके ये नियम इसके लिए भी बनाया गया है कि जैसे ये सजाती नहीं है तो ऐड नहीं किए जा सकते हैं। वहाँ मैंने जो एग्जांपल लिया सजाती, जानबूझ के मैंने सजाती लिया, यानी लाइक टर्म्स लिया ताकि उनको ऐड करके एक टर्म्स के रूप में कन्वर्ट किया जा सके, लेकिन यहाँ तो नहीं किया जा सकता, इनको ऐड ही नहीं किया जा सकता है। तो इन समस्याओं से निपटने के लिए ये रूल बनाया गया, ताकि ये रूल इन समस्याओं से निपटने के लिए हम इस रूल का उपयोग करते हैं ताकि हम अलग अलग सेपरेटली इनका इंटीग्रल फाइंड आउट करके और इनको सम या एडिशन जिन भी फॉर्म में है, जिस तरह से ये रिलेटेड है वैसा कर सकें। और इस रूल का एक तरह से और भी महत्व है कि फंक्शन f ऑफ x इंटू जी ऑफ x हो और इसका मल्टीप्लाई करके और इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करें और इसका अलग अलग इंटीग्रल फाइंड आउट करके फिर ऐड करें, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। यानी इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इंटू इंटीग्रल ऑफ g ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन दोनों के लिए ये नियम लागू हो रहा है कि आप इन दोनों का अलग अलग सेपरेट इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे तो भी और ऐड करके करेंगे तो भी बराबर होगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। दो फलनों को गुणा करके और फिर उनका इंटीग्रल फाइंड आउट कीजिए, इंडेफिनिट इंटीग्रल, और दो फलनों का अलग अलग, इन दोनों ही फलनों का, दिए गए दोनों फलनों का अलग अलग आप इंटीग्रल करके और तब मल्टीप्लाई करें तो कभी भी ये एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। यानी यहाँ जो है आप देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन भी, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो ये भी एक तरह का यहाँ महत्व दिखता है पढ़ने का कि आप कहीं ये प्रक्रिया यहाँ कर दिए, अगली बार यहाँ भी ना कर बैठें, है ना। कि ये इसलिए खास है ये प्रक्रिया कि यहाँ लागू होता है और मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में ऐसा लागू नहीं होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे, इसको कितने के बराबर कहते हैं या इन दोनों फलनों का इंटीग्रल क्या होगा ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये एक क्वेश्चन के रूप में बता सकता हूँ, एक सावधानी के रूप में बता सकता हूँ, या फिर यूँ कह लीजिए कि एक
चेतावनी के रूप में मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आप दो फलनों के गुणा में आप इस नियम को लागू नहीं करेंगे, ये दोनों बराबर नहीं होते हैं इस केस में, गुणा और भाग के केस में। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, योग और व्यकलन में ये दोनों ही लागू होते हैं। योग और व्यकलन में ये प्रॉपर्टी लागू होता है। तो ये प्रॉपर्टी खास और खास सम के लिए और डिफरेंस के लिए है, ना कि मल्टीप्लाई और डिवीजन के लिए। इसके लिए आप प्रयोग नहीं करेंगे, ये सावधानी बरतेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, ये एक रियल नंबर k के लिए है। अगर कोई रियल नंबर k है और वो फंक्शन f ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, या फिर इसका इन्वर्स भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है 1/k फंक्शन f ऑफ x, तो इसका जो इंटीग्रल होता है वो k इंटू इंटीग्रल ऑफ फंक्शन f ऑफ x के बराबर होता है। मतलब ये जो कांस्टेंट है, जो मैं बार बार अभी एग्जांपल में भी बता रहा था कि यहाँ कोई कांस्टेंट हो तो वो बाहर निकाला जा सकता है मल्टीप्लाई के रूप में। यहाँ अगर ऐसा है तो यहाँ 1/k होगा, 1/k इंटू इंटीग्रल ऑफ फंक्शन f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा होगा। 2x, यहाँ 2 एक वास्तविक संख्या के रूप में यानी रियल नंबर के रूप में। अगर इसका इंटीग्रल करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो ये 2 वैसे ही बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका आप इंटीग्रल आगे फाइंड आउट कर लेंगे। मुझे सिर्फ इतना ही समझाना था कि अगर किसी फंक्शन के साथ किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हुआ हो तो वो उसको हम इस इंटीग्रल प्रोसेस से बाहर रख सकते हैं बिना किसी शर्त के या बिना किसी परिवर्तन के। हम यहाँ गुणा के रूप में या जिस तरह से वो कनेक्ट है, जैसे यहाँ भाग के रूप में कनेक्ट है तो हम उसी तरह से इसको करेंगे, यहाँ लिखेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में तो मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे, है ना। यहाँ कहने का मतलब यहाँ 1/k के रूप में तो 1/k के रूप में हमने लिखा, कनेक्ट हुआ। और यहाँ k के रूप में है तो यहाँ k के रूप में हुआ, समझ रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी ऐसा कहता है ना। ये प्रॉपर्टी है फॉर अ रियल नंबर k, रियल नंबर k के लिए ये प्रॉपर्टी ऐसा है। तो कोई कांस्टेंट यानी कोई रियल नंबर हो तो अगर वो फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है तो हम उसको वैसे का वैसे बाहर, ये कुछ इस प्रकार होता, f ऑफ x प्लस c होता या k होता, मतलब कोई रियल नंबर होता, और इसका आप इंटीग्रल कर रहे हैं तो कदापि ऐसा नहीं करेंगे कि k को आप ऐसे बाहर निकाल देंगे, फंक्शन f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस k, मतलब इंटीग्रल से ये बाहर निकल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये सत्य नहीं है ना। तो वही एडिशन के रूप में अगर फलन से जुड़ा हुआ या सब्ट्रैक्शन के रूप में जुड़ा हुआ है तो आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते हैं, है ना। इसको बाहर नहीं लिख सकते हैं, इसका भी आपको इंटीग्रल करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इसको भी इंटीग्रेशन के रूप में लिखना पड़ेगा, तब ये जाके बराबर होगा, समझ गए। ये चौथा प्रॉपर्टी हुआ। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, पांचों प्रॉपर्टीज की तरफ, जो कि लास्ट प्रॉपर्टी होगा। अगला प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 एक कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3 और प्रॉपर्टी नंबर 4 का, 3 एंड प्रॉपर्टी नंबर 4, इन दो प्रॉपर्टी का कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहता है, 3 ये कहता है कि f ऑफ x प्लस g ऑफ x का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x प्लस g ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रल ऑफ g ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। और प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है कि अगर इनके साथ कोई नंबर या कोई कांस्टेंट k है ना, तो हम यहाँ k को मल्टीप्लाई के रूप में बाहर लिख सकते हैं, मतलब मल्टीप्लाई के रूप में इंटीग्रल से बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 3 और प्रॉपर्टी नंबर 4 का कॉम्प्लेक्स फॉर्म, या मिला जुला मिश्रित रूप, है ना, मिक्स फॉर्म कह सकते हैं, मिक्स फॉर्म है। जैसे कि x2x² और प्लस 2 sin x, ये दो फंक्शंस हैं, दोनों में जो k का वैल्यू है वो 2 है, यानी दोनों में ही रियल नंबर 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। और इसका हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है x के रिस्पेक्ट, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ x² विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x, फिर आगे इंटीग्रल कर लेंगे। तो यहाँ प्रॉपर्टी नंबर इसको लेकर के ये अलग अलग सेपरेटली हमने इंटीग्रल फाइंड आउट किया, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 को शो करता है, और हमने इस 2 को बाहर लिख लिया, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 को शो करता है। तो इस तरह से ये पांचवा प्रॉपर्टी हो गया, है ना। तो यहाँ हमने 5 प्रॉपर्टी समाकलन के पढ़ लिए, जिसका हम आगे यूज करेंगे जब हम इंडेफिनिट इंटीग्रल
फलनों के फाइंड आउट करेंगे, फलनों के अलग अलग फलनों के जब हम इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे तो वहाँ इन पांचों प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि सबको एक ही जगह प्रयोग करेंगे, जहाँ जिसकी जरूरत पड़ेगी वहाँ उसका उपयोग कर लेंगे हम। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, इसमें हम एक्सरसाइज NCERT के एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करेंगे।